भारतीय जनता पार्टी के उल्टे दिन जो हैं वो शुरू हो गए हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आने वाले दिन जो हैं वो इंशाल्लाह ताला इस देश के लिए अच्छे होंगे और ये बहुत जल्द जो है ये सरकार भी गिरेगी और जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आएगी। जब आप ये सारे चुनाव करवा सकते हैं तो ये हमारी समझ से परे है कि आप असेंबली इलेक्शंस यहाँ पे क्यों नहीं करवा सकते। ऐसी क्या मजबूरी है कि वहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन खराब क्यों हो जाती है जब असेंबली इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में करवाने हों। ये साफ होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और खासकर भाजपा की मंशा नहीं है कि लोगों के पास इक़्तिदार जाए। मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कभी भी कोई मंशा जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव करवाने की नहीं। वो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं अपनी असेंबली जो है वो चुन सकें, नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की भी आवाज़ हो। चाहते हैं वो यही चाहेंगे कि हमेशा जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं हमेशा दबे रहे। चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जिस तरीके से पिछले 6 साल से जम्मू कश्मीर के लोगों को दबाया है अपने नुमाइंदे यहाँ भेज के, उसी तरीके से आने वाले सालों में भी वो इसी तरीके से अपने नुमाइंदों के थ्रू जो है जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार चलाना चाहते हैं। हर किस जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो उससे इत्तेफाक नहीं रखते और ना ही वो हमें वो मंजूर है। लड़ाई जो थी ये 400 पार की जो लड़ाई थी वो आइन को बदलने की लड़ाई थी। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स लगातार ये कह रहे थे कि यहाँ पे अगर हम 400 से ज़्यादा सीटें प्राप्त करते हैं तो हम आइन को बदल देंगे। जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के बाद तमाम सियासी जमातें असेंबली इंतखाबात की तैयारियां कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा की जानिब से दिल्ली में एक मीटिंग मुनक्किद की गई जिसमें झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात की बात की जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन ज़ीशान राणा जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर में जो है वो असेंबली इंतखाबात को आखिर क्यों बार बार जो है वो डेफर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के फौरी बाद जो है वो असेंबली इंतखाबात करवाए जाएंगे। ज़ीशान जी, खबरें ये सामने निकल कर आ रही है कि लोकसभा इंतखाबात के बाद जो है वो असेंबली इंतखाबात यहाँ पर जो है फौरी तौर पर करवाए जाने थे, लेकिन अब ये खबरें सामने निकल कर आ रही पहले जो है यहाँ पर पंचायत के इलेक्शन करवाए जाएंगे और उसके बाद जो है वो यहाँ पर असेंबली के इंतखाबात हो सकते हैं। आप किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव जो हैं वो होने ज़रूरी हैं। वो इसलिए क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी पिछले साल, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़िया किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन जो है, क्योंकि ये फैसला जो है इलेक्शन कमीशन का होता है, मगर इलेक्शन कमीशन भी जब काम करता है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी एजेंसी से रब्ता करके ही इलेक्शन जो है अनाउंस करता है। तो इलेक्शन कमीशन का ये प्रेरोगेटिव है कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हों और जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसे जो है उसका पालन किया जाए। मगर देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिशें की इससे पहले भी, इससे कबल भी अगर हम देखें पिछले हमें 2-2.5 साल के अंदर जब डीलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम पूरा किया, हालांकि जो डीलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आई वो भी हमें मंजूर नहीं थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसका भी विरोध किया। मगर इन्होंने उस डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट सबमिट करने के बाद भी हालांकि प्रधानमंत्री ने लाल किले से ये ऐलान किया कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे। उसके बाद 2 साल गुजर गए और अब कुछ दिन पहले भी प्रधानमंत्री साहब जो कश्मीर में आए और उन्होंने ये कहा कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कभी भी कोई मंशा जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव करवाने की नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं अपनी असेंबली जो है वो चुन सकें। वो नहीं चाहते हैं कि वो अपने नुमाइंदे चुन सकें। वो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की भी आवाज़ हो। वो नहीं चाहते हैं, वो यही चाहेंगे कि हमेशा जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं हमेशा दबे रहें। तो उसी राह पे वो लोग आगे चल रहे हैं। मगर मुझे यकीन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात से सबक लेगा, क्योंकि जो मैंडेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त मिला है वो मैंडेट जो है सरकार बनाने का मैंडेट नहीं था। हालांकि नंबर्स भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ लिए जो टीडीपी और जेडीयू को साथ मिला के, मगर जो मैंडेट जो मोदी जी को जिसकी बात करते थे, जिस लेजिटिमेसी की बात करते थे, जिस मॉरल अथॉरिटी की मोदी जी बात करते थे, वो उन्हें नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर में बताया जा रहा है कि मिलिटेंसी के जो है वो ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर जो है सिक्योरिटी सिचुएशन जो है अभी ठीक नहीं है, इसलिए जो है असेंबली इलेक्शन को हो सकता है डेफर किया जाए। देखिए, मैं पहली बात तो आपको ये कहूँ कि तब 2019 में यहाँ पे लोकसभा चुनाव करवाए गए तो ये कहा गया कि हम जो है लोकसभा इलेक्शंस के साथ जो है असेंबली इलेक्शंस नहीं करवा सकते, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी का जो है वो मसला है, हमें उसको भी कंसिडरेशन देनी है।
उसके बाद इन्होंने यहाँ पे म्यूनसिपल इलेक्शंस करवाए, पंचायत इलेक्शंस करवाए, बीडीसी के चुनाव करवाए, डीडीसी के चुनाव करवाए और फिर से लोकसभा के चुनाव करवाए। जब आप ये सारे चुनाव करवा सकते हैं तो ये हमारी समझ से परे है कि आप असेंबली इलेक्शंस यहाँ पे क्यों नहीं करवा सकते। ऐसी क्या मजबूरी है कि वहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन खराब क्यों हो जाती है जब असेंबली इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में करवाने हो। तो इससे ये साफ होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और खासकर भाजपा की मंशा नहीं है कि लोगों के पास इक़्तिदार जाए, क्योंकि जब यहाँ चुनाव होंगे लोगों के चुने हुए नुमाइंदे जब उनकी आवाज़ बन के असेंबली में जाएंगे तो लोगों की आवाज़ बुलंद होगी। वो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जिस तरीके से पिछले 6 साल से जम्मू कश्मीर के लोगों को दबाया है अपने नुमाइंदे यहाँ भेज के, उसी तरीके से आने वाले सालों में भी वो इसी तरीके से अपने नुमाइंदों के थ्रू जो है जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार चलाना चाहते हैं, जो हरगिज़ जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो उससे इत्तेफाक नहीं रखते और ना ही वो हमें वो मंजूर है। मरकज़ की भाजपा हुकूमत ने लोकसभा इंतखाबात के दौरान नारा दिया था 400 के पार, और जम्मू कश्मीर असेंबली में बीजेपी ये कहती है हम 50 के पार जाएंगे। अगर सेंटर में वो 400 पार नहीं पहुंचे, क्या उसी को मद्देनजर रखते हुए भाजपा को लगता है कि हम जम्मू कश्मीर में 50 पार भी नहीं पहुंचेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, क्योंकि ये लड़ाई जो थी, ये 400 पार की जो लड़ाई थी वो वो आइन को बदलने की लड़ाई थी। वो जो भीमराव अंबेडकर ने जो आइन लिखा हमारा, उसको बदलने की ये लड़ाई थी। और मुबारकबाद है इस देश की जनता को कि जिन्होंने इस बात को समझा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स लगातार ये कह रहे थे कि यहाँ पे अगर हम 400 से ज़्यादा सीटें प्राप्त करते हैं तो हम आइन को बदल देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी जीत हुई है, मैं मानता हूँ। और मैंने पहले भी जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास मैंडेट नहीं है। लोगों ने उन्हें जिस राम के नाम पे उन्होंने पूरी ये इलेक्शन लड़ा, जिस राम को आगे रख के उस राम ने ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, उस अयोध्या ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, जिस अयोध्या पे पूरा 1 साल उन्होंने जो है पूरी पॉलिटिक्स इस देश की चलाई है। तो मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से वो 400 पार का नारा वहां लगा रहे थे, उसी तरीके से ये 50 पार का नारा यहाँ पे लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता भी उसी दिन का इंतजार कर रही है। कश्मीर में तो ये अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाए 3 सीटों पर। हालांकि उस कॉन्स्टिट्यूंसी को इन्होंने तोड़ा, राजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ मिलाया, जो कि जोग्राफिकली या कल्चरली उस इलाके का आपस में कोई मेल नहीं है, उस इलाके को आपस में जोड़ दिया। और इतना कुछ करने के बावजूद भी वो अपना कैंडिडेट वहां पे खड़ा नहीं कर सके। ये उनकी एक बहुत बड़ी हार थी। तो मैं ये समझता हूं कि उनके जो भारतीय जनता पार्टी के उल्टे दिन जो हैं वो शुरू हो गए हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और आहिस्ता आहिस्ता देखिए जिस तरीके से जो इन्होंने व्यवहार पिछले 10 साल में इस देश में दिखाया, और जिस तरीके से रिलीजन के नाम पे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को तकसीम किया। आज देखिए अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, आज देखिए इन्फ्लेशन कितना है, जीडीपी का क्या हाल है, हेल्थ केयर की कोई बात नहीं करेगा, एजुकेशन की कोई बात नहीं करेगा, एग्जाम्स में जो है स्कैम हो रहे हैं, आप जॉब्स जो हैं वो लोगों को मिल नहीं रहे, वहाँ स्कैम्स हो रहे हैं। तो कुल मिला के पूरी देश ने ये देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ डिवीज़न करती है, सिर्फ राजनीति अपनी जो है वो उस राजनीति के लिए ही सारे हथकंडे जो है वो अपनाती है। और देखिए जिस तरीके से सदन के अंदर भी 2 दिन में हमने जो देखा, जो अपोजिशन ने अपना एक रोल प्ले किया, तो इससे ये साबित होता है कि आने वाले दिन जो हैं वो इंशाल्लाह ताला इस देश के लिए अच्छे होंगे। और ये बहुत जल्द जो है ये सरकार भी गिरेगी और जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आएगी। जीशान जी, 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर से दफा 370 और 35 को हटाया गया, आपकी पार्टी से कुछ लोग जो है छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, कांग्रेस से कुछ लोग छोड़कर बीजेपी में चले गए, पीडीपी से। अब ये खबरें सामने निकल कर रही कुछ लोग जो है वापस दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन उन्हें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सेप्ट नहीं करे। क्यों? देखिए, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं क्योंकि यहाँ देखिए पहली बात तो ये कि मैं ये समझता हूँ कि 2019 के बाद वाहिद एक ही तंजीम जम्मू कश्मीर के अंदर थी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसने अपने कैडर को संभाल के रखा। क्योंकि इस मुश्किल दौर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो हैं इस तंजीम को छोड़ के नहीं गए। हालांकि इक्का दुक्का लोग जो हैं जिन्हें लगा कि उनकी दाल यहाँ गल नहीं रही है, तो वो इस तंजीम को छोड़ के चले गए। अदरवाइज मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी बड़ा लीडर यहाँ इस तंजीम को छोड़ के गया। और बाकी फैसला जो है तंजीम की लीडरशिप ने करना है, किसको आना है और किसको नहीं आना है, इस पर मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम ये सिंसियर लोगों की तंजीम है। यहाँ पे जो लोग जुड़े हैं वो उन लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी इस तंजीम को दे दी है और वो आगे भी इंशाल्लाह ताला इस तंजीम के लिए काम करेंगे। अगर कोई आना चाहता है और तंजीम की लीडरशिप
लीडरशिप अगर उसे एक्सेप्ट करती है तो हम भी कबूल करेंगे। जम्मू डिवीज़न में जिस तरह से मिलिटेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, पहले कठुआ में, उसके बाद शिवकोड़ी में, डोडा में, उधमपुर में जिस तरह से मिलिटेंसी अटैक हो रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बीजेपी कह रही थी कि हमने मिलिटेंसी का जो है यहाँ पर ग्राफ खत्म कर दिया, कश्मीर से जो हमने मिलिटेंसी का नाम निशान खत्म कर, लेकिन जम्मू डिवीज़न में जो है मिलिटेंसी शिफ्ट होगी। आप किसको देखिए, बात ऐसी है कि जब 370 को इन्होंने हटाया और बड़ा दुख होता है कि जब मुल्क के जो पार्लियामेंट है उसके अंदर खड़े होके जब मुल्क का गृह मंत्री ये ऐसा भाषण देता है और ये कहता है कि 370 जो है वो मिलिटेंसी की जड़ है। हम 370 का खात्मा इसलिए कर रहे हैं कि ये मिलिटेंसी की जड़ है और इसे ख़त्म करते ही जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी ख़त्म हुई। मैं ये समझता हूँ कि 2019 के बाद जो टारगेटेड किलिंग्स का जो दौर कश्मीर के अंदर शुरू हुआ और उसके बाद जो मिलिटेंसी शिफ्ट हुई, हालांकि ये इलाका जात, चाहे वो राजौरी हो, चाहे वो पुंछ हो, चाहे वो कठुआ हो, चाहे वो डोडा हो, भदरवा हो, चाहे वो बाकी इलाका हो, रियासी हो, इन इलाका जात में हमारी सरकारों की कोशिश, जब भी हमारी सरकार रही, और मैं ये मानता हूं कि बाकी सरकारें में जो यहाँ पे रही है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट रही, उनकी कोशिशों की वजह से यहाँ पे इन इलाकों को मिलिटेंसी फ्री किया गया। इन इलाकों के अंदर हमारे दौर में मिलिटेंसी नहीं थी। 2000 मैं मानता हूं 2010-11 के बाद ये इलाके जो है पूरी तरीके से फ्री हो चुके थे, मगर आज इन इलाकों के अंदर भी लगातार हमारे जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। पुंछ के अंदर देखिए कि लगातार 1-2 साल के अंदर कितने हमले हुए, कितने जवान हमारे आर्मी के शहीद हुए। राजौरी के अंदर आप देख लीजिए, ढांगरी का जो जिस तरीके से वो हादसा सामने आया, रियासी में कैसे हुआ, भदरवा में कैसे हुआ, कठुआ में कैसे हुआ। कुल मिला के एक देखिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नरेटिव जो एक बिल्ड कर रहे थे 370 के इर्द गिर्द, वो नैरेटिव सबसे पहले फेल होता है नजर आ रहा है। क्योंकि 370 में जब उन्होंने ये कहा कि मिलिटेंसी फ्री हो जाएगी तो ये साबित होता है कि मिलिटेंसी और 370 का आपस में कोई लेन देन नहीं था। वो एक आईनी चीज थी जो जम्मू कश्मीर के लोगों को वो 1947 में जब हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ और 1950 में जब देश का कानून, जब देश का आइन जब बना, तो हमें वो उस आइन में दिया गया था कि हम जिन शराइत के जरिए जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान के साथ मिलन हुआ, तो उसको आपने मिलिटेंसी के साथ जोड़ दिया और आज भी मिलिटेंसी वहीं की वहीं खड़ी है। तो ये एक टोटल फेलियर है गवर्नमेंट की एजेंसीज का। मैं ये मानता हूं कि गवर्नमेंट को भी ये देखना होगा कि कहीं ना कहीं चूक हो रही है और जहां वो चूक हो रही है उसे दुरुस्त करना होगा। क्योंकि अगर आप यही कहते रहेंगे कि हम जो है लगातार हमारी जानें, यहाँ लोगों की हमारे लोग शहीद होते रहें और हम कोई कदम ना उठाएं, तो ये एक नाइंसाफ़ी होगी। मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट को ज़रूर जो है इसमें इक़दाम उठाने चाहिए और सोचना चाहिए, बहुत गहराई के साथ सोचना चाहिए कि कहाँ उनसे चूक हो रही है, कहाँ फेलियर हो रहा है, जहाँ उस चीज़ को दुरुस्त किया जाए। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लोकसभा इंतखाबात में जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस ने जो है एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा, क्या असेंबली इंतखाबात में ऐसा देखने को मिल सकते हैं? देखिए, वोट का बदला अब किस सेंस में जी मीर साहब ने कहा मैं नहीं कह सकता, मगर हमने पूरा समर्थन कांग्रेस को यहाँ 2 सीटों पे दिया था। हमारा समर्थन कांग्रेस को लद्दाख में भी था और वो अलग बात है कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स नहीं जीत पाए, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरा कैडर जो है वो कांग्रेस के साथ था। और आप देखिए जो हमारी ये जम्मू अगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें या उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, जो कैडर आप जो जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में नेशनल कॉन्फ्रेंस की पकड़ है, आप उन कॉन्स्टिट्यूंसीज का वोट उठा के देख लीजिए कि कितना वोट जो है हमने ट्रांसफ़र किया है कांग्रेस को। तो बाकी असेंबली इलेक्शन का फैसला कि हम साथ में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो हमारी लीडरशिप फैसला करेगी। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी ताकत रखती है कि वो अपने दम पे इलेक्शन लड़ सकती है।